हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से दिल्ली को लेकर के, हमारी जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कम से कम आप 2 दिन का लॉकडाउन लगाइए ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको आप कंट्रोल कर सको, और जब एयर क्वालिटी कंट्रोल होगी तो उसके बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर प्रोसीजर में चल सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बार बार ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है कि यहाँ पर स्टेबल बर्निंग ना हो, उसकी वजह से एक तरीके से इशू देखने को मिलता है दिल्ली में। वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, लेकिन इस अवेयरनेस का कोई ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और अचानक से जो दिल्ली की आबो हवा है वो इतनी सीवियर कंडीशन में हो गई कि लोग जो हैं वो अपने घर में भी मास्क को वियर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो दिल्ली सरकार है उन्होंने जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 वीक के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की है कि जितना हो सके घर से लोग काम करें। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी सेम गाइडलाइन जारी की है, एडवाइस किया है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। देखो इससे क्या होगा, कुछ चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, और जब चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो उसके बाद में उन चीज़ों को रेगुलर मेंटेन करने की बस ज़रूरत होती है। इससे क्या होगा, जो लोग हैं व्हीकल्स को यूज़ करते हैं बाहर निकलने में, उसका यूज़ नहीं होगा और इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर असम राइफल्स को लेकर के, असम राइफल्स के एक ऑफिसर, उसकी फैमिली को मार दिया गया है मणिपुर में। वहाँ पर मिलिटेंट्स ने अटैक किया और उसके बाद में ये इशू देखने को मिला। हमारे देखो ये बहुत ही ज़्यादा इशू है। अगर हम इंडिया में देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नक्सल्स को लेकर के है। पुलिस के बीच में और नक्सलाइट्स के बीच में एक तरीके से क्लैश हुआ और उसमें जो 26 नक्सल्स हैं उनको मार दिया गया गढ़चिरौली में, महाराष्ट्र का जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो जगह है, इस एरिया में ये अटैक हुआ और यहाँ पर जो मतलब पुलिस के बीच में और जो नक्सल्स हैं उनके बीच में अटैक हुआ और उसके बीच एनकाउंटर देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 महाराष्ट्रियन जो पुलिसमैन हैं वो भी इसमें इंजर्ड हो गए। तो ये देखो यहाँ पर हमारे इंडिया के लिए एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप डेवलप हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिनमें जो भी उनके अंदर की फीलिंग्स है, जो भी उनके अंदर इस तरीके की बातों को डाला जा रहा है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो एक मेजर इशू बनता जा रहा है। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी कोशिशें करनी चाहिए कि हमारी जो पीपल टू पीपल रीच होती है गवर्नमेंट की, वो जब तक नहीं होगी, स्पेसिफिक ऐसे एरिया जो बहुत ही डिस्टेंट है जहां पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट पहुंच नहीं है, उन लोगों में ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे भले के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है। और जब तक ये बात उनके माइंड तक, उनके जहाँ वो रहते हैं, जिस डिस्टेंट एरिया में वो रहते हैं, जब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनते रहेंगे और लोगों को बरगला के उनसे ऐसे अटैक होते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि इन लोगों तक अपनी पहुँच बनाई जाए। अब या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया जाए या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे जो एमपी और एमएलए, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बार बार हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हमारे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें कि बहुत सारे जैसे नक्सल्स हैं, उन्होंने अपने आप को हटा करके एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपने आप को इंक्लूजन कर लिया है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, मतलब कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है, तो उस सारे वर्क को रेगुलर बेसिस पर एक तरीके से इस चीज़ को इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाए कि इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो एक मेजर इशू बन करके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोविड के दौरान ये किया गया था कि जो हमारी जो भी एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि जो रेगुलर जो हमारे एयरप्लेन्स है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, बीच में किसी और कंट्री में भी स्टॉप अपना करते हैं, उसको बंद करके डायरेक्ट कंट्री के साथ में अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन किए गए और बहुत ही कम संख्या में जो एयर ट्रैफिक है उसको मेंटेन किया गया था। लेकिन अब इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि देखो जब ट्रैवलिंग कम थी और जो लोग हैं एक दूसरे से एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे, और जो भी हमारे प्लेन्स हैं
एक कंट्री से, मान लो इंडिया से कहीं जा रहे हैं कि रसिया जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए डायरेक्ट रसिया जाने वाला जो प्लेन है उसमें जो फेयर्स है उसको बढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए जो बबल पॉलिसी है इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि दोबारा से जो रेगुलर हमारे जो एयर ट्रैफिक चल रहा था उसको रेगुलर किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वैक्सीन भी अवेलेबल हो गई है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर ओपन भी कर दिया है कि आप डायरेक्ट हमारे कंट्री में एंट्री कर सकते हो अगर आपने वैक्सीनेशन डोज लगवा रखी है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के है। तमिलनाडु ने फर्म किया है कि देखो जो मुल्ला पेरियार डैम है वो बिल्कुल सेफ है, हालांकि ये 126 ईयर ओल्ड है लेकिन बिल्कुल सेफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके की तो बातें बोली गई हैं कि मुल्ला पेरियार डैम को तो एक तरीके से सिक्योरिटी इशू है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि देखो केरला में एक सोशल मीडिया कैंपेन चलता है और उसमें इस तरीके की रूमर्स फैलाई जाते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम जो है वो खतरे में है, डेंजर में है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, इसी की वजह से ये इशू देखने को मिला है। देखो यहाँ पर सोशल मीडिया का आप देखो कितना गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाने में किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है सोशल मीडिया का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि पहले जो कश्मीरी लोग थे वो एक तरीके से पुलिस से और जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे कांटेक्ट करने से डरते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टेररिज्म को लेकर के और टेररिस्ट जो लोग हैं उनको लेकर के वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो आर्मी पर्सनल है उनके साथ में शेयर करते हैं और ये एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पर लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि यहाँ पर जितनी संख्या में जो आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो ये वाले जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी ऐसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो गलत तरीके से वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों में अवेयरनेस फैलाने का क्रिया काम कर सकते हैं, जिससे लोगों में एक विश्वास हो, एक बिलीव क्रिएट हो कि हाँ गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए वर्क कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ग्लासगो समिट को लेकर के है, मीन्स COP26 की मीटिंग को लेकर के है। यहाँ पर देखो 12 नवंबर को ये जो मीटिंग है वो शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाने वाली थी, लेकिन इसको कुछ एक्सटेंडेड किया गया। एक्सटेंडेड ये था कि एक एग्रीमेंट बनाया जाए कि ये जो मीटिंग हुई इसमें क्या क्या बातें सामने आई, तो उस एग्रीमेंट को बनाने में, उस टेक्स्ट को कवर करने में थोड़ी सी टाइम लग गया और इसी की वजह से इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। अब इसमें जो एग्रीमेंट बना उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पहले जो एग्रीमेंट चलता आ रहा था बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, वो का वो एग्रीमेंट रख दिया गया है। अब इससे स्पेसिफिक इस ग्लासगो जो समिट है उसमें स्पेसिफिक किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया। जैसे कि जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उस समय सोलर अलायंस के ऊपर फोकस किया गया था, ऐसा इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी किसी चीज़ के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन इसमें नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इंडिया इसी के अलावा जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने मांग की है कि भाई पैसा लगाओ, आप मनी दो, हमारे यहाँ पर आप एमिशन की बात करते हो तो एमिशन तो होगा ही क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। अब उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते, अगर उसके लिए आप अल्टरनेट सोर्स कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी हमें भेजो, आप हमें मनी भेजो जिसका हम यूज़ करेंगे और उस यूज़ के थ्रू जो परेशानी है उसको कर्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पर वैसे तो देखो कोई अडेप्टेशन फंड के ऊपर साइन नहीं हुई है कि इतना पैसा दिया जाएगा, पर ये माना जा रहा है कि 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो पैसा भेजा जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर देखो, US लॉ मेकर्स जो हैं, US लॉ मेकर जो हैं वो इंडिया की विजिट पर आए हैं, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर S-400 जो सिस्टम है रसिया से इंडिया को डिलीवर होने वाला है, इस ईयर के लास्ट तक डिलीवर हो जाएगा। तो पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है इंडिया को बैन कर दिया जाए। US जो है कार्सा एक्ट के अंडर ऐसे बैन कर देता है कि आप ईरान के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में और टर्की के साथ में,
ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ में कोई भी इस तरीके के सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते हो, और इसी के आधार पर टर्की और चाइना के ऊपर बैन लगा दिया था यूएस ने। अब इंडिया के लिए भी माना जा रहा था कि इंडिया भी इस डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है, तो हो सकता है इंडिया के ऊपर भी बैन लगा दे। लेकिन ये जो लॉ मेकर्स इंडिया की विजिट पर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके ऊपर फोकस करने के लिए, इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो इंडिया की विजिट पर आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पहले तो है कि 20 इंडियन फिशरमैन को पाकिस्तान ने रिलीज़ किया है और वो वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया के में वापस आ गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज है उसका नाम चेंज किया जा रहा है। ये जो हबीबगंज है इसका नाम पहले शाहपुर था। यहाँ पर शाहपुरा एक लेक थी और यहाँ पर फिर रेलवे स्टेशन बनाया गया, फिर इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही थी। तो हबीब नाम के एक मियाँ थे जिन्होंने अपनी जो लैंड थी उसको फ्री अवेलेबल करवाया था, इसी के नाम पर इसका नाम हबीबगंज रख दिया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये डिसाइड किया गया है कि 15 नवंबर को जो ट्राइबल डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसके आधार पर। तो इसी के आधार पर ये माना गया है कि जो गोंड कम्युनिटी जो है, गोंड कम्युनिटी की एक रानी हुई थी, रानी कमलापति, उन्हीं के नाम पर अब इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ये 18वीं सेंचुरी की गोंड क्वीन है। ओके, देखो जो ट्राइबल्स हैं वो हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अब उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम से जोड़ना और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका यूज़ करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये माना जा रहा है कि इस तरीके का नाम रखा जा रहा है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि गोंड जो कम्युनिटी है वो कहाँ का एक्सपेंड है इंडिया में, और ये जो कमलापति, रानी कमलापति जिसका नाम लिया गया है, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। 15 नवंबर को जो नेशनल ट्राइबल डे सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, बिरसा मुंडा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ है, जो भी स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना है, उसका यूज़ करना है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आदिवासी गौरव दिवस बनाया जाएगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, और उसी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये सारी चीज़ें चेंजेस की जा रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि देखो जो गोंड कम्युनिटी है उसको 1.2 करोड़ पॉपुलेशन मतलब इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इस एरिया में ये कम्युनिटी जो है वो लार्जली स्प्रेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है उनको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। कटुपुनिया मेंबर्स हैं, और स्पेसिफिक ये जो कटुपुनिया हैं वो केरला का जो वायनाड नीलंबुर फॉरेस्ट डिवीजन है वहाँ पर रहते हैं। इन लोगों को एनरोल किया जा रहा है आधार कार्ड से, और एक तरीके से इनको जोड़ करके जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो सब कुछ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एक तरीके लिटरेचर जो फेस्टिवल चल रहा है उसी के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस पेज से, आज संडे है और साइंस और एफएक्यू पेज आता है। इस पे 2 आर्टिकल हैं। एक तो जीका वायरस आउटब्रेक के बारे में इसमें बताया गया है। पहले पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसको 1947 में युगांडा में देखा गया था, जीका फॉरेस्ट में, और सबसे पहले इसको मंकीज़ में देखा गया था। उसके बाद में देखा गया कि कुछ टाइम के बाद में ही ह्यूमन में केसेज इसके आए। एशिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसके केसेस देखने के मिले कि ह्यूमन में भी इसको डिटेक्ट किया गया है। धीरे धीरे ये और एक्सपेंड होने लगा। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2015 में, जब सेंट्रल और साउथ अमेरिका और कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक साथ इसका आउटब्रेक देखने को मिला। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई जब माइक्रोसिफली प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसमें क्या होता है कि जो फीटस होता है, मतलब छोटा बच्चा जो पेट में है, गर्भ में है, उसमें इस तरीके की कंडीशन होती है कि जो उसका स्मॉल ब्रेन होता है वो इससे इफेक्ट होने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई, और इसी के बाद में जीका वायरस ने सबसे ज़्यादा जो अपना अटेंशन है वो खींचा। अब देखो इसकी बात अगर हम करें, जीका की अगर हम बात करें इंडिया में, तो पहले भी आउटब्रेक हो चुका है और प्रेजेंट टाइम में भी इसके आउटब्रेक देखने को मिल रहे हैं। जो जीका वायरस है वो एक मॉस्किटो बोर्न इलनेस है और एडीज मॉस्किटोज के थ्रू इसको ट्रांसमिट ये होता है, जिस तरीके से चिकनगुनिया और डेंगू होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जीका वायरस वो है वो इन्फेक्टेड मदर से
फीटस में भी चला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लड्स के थ्रू एंड ऑर्गन ट्रांसलेशन जब होता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, इसके थ्रू भी ये फैल जाता है। इसमें ज़्यादातर जो पीपल जो होते हैं उनमें सिम्टम्स का पता ही नहीं चल पाता है कि इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो उसमें देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे इस तरीके की ये जो परेशानी है ना, अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो कोविड की वजह से हमने बहुत सारी अपने यहाँ पर क्या करी हैं, लैब डेवलप की हैं। अब उस लैब का हमें इस तरीके से यूज करना है, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को इस तरीके से इम्प्रूव करना है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लेना है। यहाँ पर आर्टिकल है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज को लेकर के। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो है वो एक मेजर इशू बनता जा रहा है। स्पेसिफिक अगर हम देखें वो वाला रीजन जहाँ पर बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ओके, और इंडिया का जो एक मेजरली पार्ट आप मान लीजिए वो इसी तरीके के क्लाइमेट में रहता है। तो इसकी वजह से जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है वो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। जैसे बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो एक तरीके से डेवलप कर रही हैं, इस तरीके की एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल जो वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है, और उस वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। स्पेसिफिक अफ्रीका वाला जो रीजन है, यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन, और उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो बुर्किना फासो नामक जो जगह है वहाँ पर, अफ्रीका कंट्री में, ये जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई मलेरिया वैक्सीन को। इसका इफेक्टिव रिजल्ट जो सामने आई, उससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये जो मॉस्किटो बॉर्न जो डिजीज़ हैं, जो इलनेस हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज से। यहाँ पर दो आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है S-400 परचेज को लेकर के। पहले भी हमने अभी स्टार्ट में देखा कि US के कुछ लॉ मेकर्स इंडिया की विजिट पर आए हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि S-400 एक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडिया परचेज करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है US ने जो एक्ट बनाया है, काटसा एक्ट, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि क्या इंडिया के ऊपर इसके, जब इंडिया S-400 इस डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा तो क्या इंडिया के ऊपर बैन लगाया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इंडिया जो है वो US के साथ में अगर हम रिलेशन देखें तो बहुत शानदार रिलेशन है हमारे। स्पेसिफिक इंडिया की ज़रूरत है US को चाइना को काउंटर करने के लिए, और एक तरीके से जो सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और भी अगर हम मेजर पॉइंट देखें तो वो है इंडो पैसिफिक रीजन। ये सारे पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर हो सकता है कि इंडिया के ऊपर कोई भी इस तरीके के सैंक्शंस ना लगाए जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है MP लेड स्कीम को लेकर के। MP लेड स्कीम को कोविड जब आया तो पेंडेमिक के दौरान इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से इसको रिवाइवल किया गया है। तो इस आर्टिकल में ये पूछा जा रहा है कि अब MP लेड को जब दोबारा से रिवाइवल किया गया है तो पोस्ट पेंडेमिक जो नीड्स जो नई जनरेट हुई हैं, जैसे कि लैपटॉप खरीदना, जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलवाने के लिए लैपटॉप या फिर डाटा सर्विसेज या फिर जो स्मार्टफोन है, ये सब कुछ खरीद के देंगे क्या MP? क्या इस तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी? ऐसा मानना है किसका? इस स्कीम के अंडर मानना है गवर्नमेंट का, और ऐसा पूछा गया है। MP लेड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1993 से नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी तभी से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, और 50 लाख ईच MP को इसमें दिए जाते हैं शुरू में। धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़ भी इसमें कर दिए गई। प्रेजेंट टाइम में जब इसको दोबारा रिवाइवल किया गया है तो इसमें 5 करोड़ की जगह पर 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब जो लोकसभा मेंबर है वो कहीं भी इसको लोकसभा मेंबर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में इसको खर्च करेगा, जो राज्यसभा मेंबर है वो राज्य में, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम हो उस समय इस पैसे को अगर ये MP चाहे तो किसी स्पेसिफिक एरिया में भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको गाइडलाइंस देगी। अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि नेचुरल कैलेमिटी के समय में ये जो MP है वो नॉन अफेक्टेड एरियाज में अगर MP हैं वो भी इस एरिया में पैसे लगा सकते हैं, और मैक्सिमम पैसा जो है वो 25 लाख तक डिजास्टर हिट प्लेसेज में खर्च किया जा सकता है। अब इस स्कीम में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली है। पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि इनका मिसयूज किया गया, जो पैसा दिया गया है ना उसका मिसयूज किया गया है बहुत सारे MPs के द्वारा।
अब इसमें यही है कि क्या इसका किस तरीके से यूज किया जाएगा, जो पैसा मिला है क्या जो नई समस्याएं सामने आई है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखो ये तो एमपी जब इन्वेस्ट करेंगे तभी बात सामने आएगी, ओके, पर करना तो चाहिए। जो नई नई समस्याएं आई हैं वहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा यूथ है वो हमेशा से मेंटेन रह सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।